जय हिंद ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं नाभिक के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाले हैं नाभिक की संरचना। तो नाभिक की संरचना में हम लोग शुरू करने वाले हैं नाभिक का आकार, नाभिक की आकृति और घनत्व के बारे में। तो देखिए, नाभिक की अगर बात किया जाए तो नाभिक की शुरुआत क्या होती है? रदरफोर्ड से। यानी सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही नाभिक की परिकल्पना की थी और उसने कहा था कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है, यानी नाभिक की त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। ये सबसे पहले कौन बताया था? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने ये भी कहा था, भाई देखो कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वह संपूर्ण द्रव्यमान उसका नाभिक होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसका नाभिक होता है, ये रदरफोर्ड ने भी बताया। अब यहां पे बात ये होती है कि जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में जाहिर सी बात है प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन, और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो दो होते हैं, यानी प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं इसके नाभिक में। तो अब यहां पे शुरुआत होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। स्थिति क्या होती है? ये दोनों मिलकर के द्रव्यमान संख्या बनाते हैं। द्रव्यमान संख्या का मतलब, जो द्रव्यमान संख्या यदि हम बात करेंगे कि द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या आपको मिलेगा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये मिलकर के होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। इतना जानकारी हो गई। यानी अगर बात करें द्रव्यमान, अब मान लीजिए ये तो द्रव्यमान संख्या हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि जो है नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, केवल द्रव्यमान की बात कर दिया जाए, द्रव्यमान संख्या नहीं। अब देखिए प्रोटॉन संख्या, तो प्रोटॉन संख्या Z इंटू एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6727 × 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई n, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 1.6750 × 10⁻⁻27 kg। तो यहां पर जो बात होती है, देखिए ये क्या है? प्रोटॉनों का द्रव्यमान है, मास ऑफ प्रोटॉन है। ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और ये क्या है? ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को काउंट कर दे, तो होता है न्यूक्लियनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियनों की संख्या। तो एक अगर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियनों की संख्या। समझ गए? ठीक। तो अब यहां पे हम बात करने वाले हैं कि नाभिक की संरचना में, तो नाभिक के आकार की बात करते हैं। तो नाभिक के आकार की बात करने के लिए आपको सबसे पहले जान लेना है कि नाभिक की त्रिज्या। तो आप कहोगे कि अरे सर, नाभिक की त्रिज्या तो पड़ी हुई है 10⁻⁻15 मीटर। हाँ भैया, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर औसतन होती है, लेकिन अलग अलग परमाणुओं के नाभिकी की त्रिज्या अलग अलग होती है। और वह डिपेंड किस पे करता है? वह डिपेंड करता है द्रव्यमान संख्या पर। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो डिपेंड करता है किस पे? द्रव्यमान संख्या पर। तो आइए देखते हैं, यहां से इसको मिटाते हैं और सुनिए। अब यहां पे नाभिक के अगर आकार की बात करेंगे तो जो नाभिक का आकार होता है, जैसे नाभिक का आयतन परमाणु के
नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब परमाणु के नाभिक का आयतन V द्रव्यमान संख्या हो गया A, न्यूक्लियनों की संख्या, और ये हो गया क्या, अनुक्रमानुपाती होता है। तो आयतन, यहाँ नाभिक है, नाभिक गोलाकार होता है, उसकी आकृति क्या होती है, इसे गोलाकार होता है नाभिक। तो यहाँ पे अगर बात करें कि नाभिक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, क्योंकि भैया सुनो, नाभिक बहुत छोटा होता है, तो छोटा होता है तो उसका आकार लगभग गोलाकार मान लिया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े परमाणु होते हैं, उनके बड़े नाभिक होते हैं, तो उनका आकार गोलाकार नहीं, थोड़ा सा दीर्घाकार मान लेते हैं। तो ये कंडीशंस आ जाते हैं। परंतु यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है कि नाभिक के जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। अब मान लो नाभिक गोला है, अब गोले का आयतन क्या होता है, आप लोग पढ़े हो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए। अब यहाँ पे आर की अगर कोई बात पूछे कि आर क्या है, तो लिख देना आर नाभिक की त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या है। आर जो है नाभिक की त्रिज्या है। तो अब देखो ये भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, ये दोनों संख्या है। पाई का मान 3.14, यह भी कांस्टेंट हो गया। तो अब यहां से हमको मिला क्या, आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए, और जब क्यूब यहां से हटाओगे तो आर प्रोपोर्शनल ए पर 1/3, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल 1 पर ए पर 1/3। अब जब भैया ए बाबू सुनो, और हाई जब हटाओगे ना प्रोपोर्शनल, तो क्या होता है, बोलो, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट यहाँ पे R0 हो गया, ए पर 1/3। तो R0 लिखते हैं, जहां R0 अनुभाविक नियतांक है, अनुभविक नियतांक है। तो ये जो R0 हो गया, ये आपका अनुभविक नियतांक हो गया, ठीक है। तो ये इंपीरिकल कांस्टेंट होता है, इंपीरिकल कांस्टेंट यानी R0 अनुभविक नियतांक। तो R0 का मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो यार सोचो, ये R0 इंपीरिकल कांस्टेंट है, क्या ये इंपीरिकल कांस्टेंट। इंपीरिकल कांस्टेंट यानी अनुभाविक नियतांक। तो जो R0 की वैल्यू है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो अब यहाँ पे अब देखो सुनो, 1 फर्मी, अगर हम बात करें 1 फर्मी की, चलो यहां से लिखते हैं, यदि हम बात करें, इसको मिटा देते हैं, इंपीरिकल कांस्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे 1 फर्मी की, तो 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी क्या होता है, क्या होता है बोलिए, 10⁻⁻15 मीटर होता है बाबू 1 फर्मी। तो अब यहाँ पे R0 जो है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर है। तो यहाँ पे R0 हो जाएगा 1.2 फर्मी यानी एफएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.2 फर्मी हो गया R0। तो अब यहाँ पे जो है परमाणु की त्रिज्या R बराबर, परमाणु की त्रिज्या R बराबर क्या होगा, R0 ए पर की, ए पर 1/2, तो R0 की वैल्यू रख दो 1.2 गुणे यानी 1.2 ए पर 1/3 फर्मी।
ठीक है। तो ये हो गई भैया नाभिक का आकार। नाभिक की जो त्रिज्या होती है ए, ध्यान दो ए है, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है और द्रव्यमान संख्या पे निर्भर करती है। और द्रव्यमान संख्या में क्या होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या में आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के द्रव्यमान संख्या, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक की त्रिज्या का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आकृति की। तो यार आकृति सिंपल सी बात होती है ना। आकृति जब कभी भी बहुत छोटी सी बात किया जाए, बड़ी छोटी सी वस्तु की बात किया जाए, तो उस छोटे सी वस्तु की आकृति लगभग गोल मान ली जाती है। यार क्या मानी जाती है? गोल। तो इसकी आकृति लगभग क्या होती है? गोल होती है। बड़े जो नाभिक होते हैं उनकी थोड़ी सी गोल से हट करके होती है, लेकिन गोल ही मान लेते हैं। घनत्व की बात करें तो अब यहाँ पे देखिए घनत्व, नाभिक का घनत्व। तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे हम घनत्व को सिग्मा लिख देते हैं। द्रव्यमान ए, द्रव्यमान संख्या, किसका द्रव्यमान? नाभिक का। आयतन, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब ए, 4/3 पाई, और आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है बाबू? यहाँ पे देखो आर की वैल्यू है 1.2 इंटू ए पर क्यूब। तो यहां से यदि हम लोग देखो आयतन की वैल्यू निकाल दे, जैसे आयतन यहां पे देखिए आर की वैल्यू यदि बात करें जैसे आर क्यूब, अच्छा ठीक है यहां बता देते हैं। जैसे देखो आर क्यूब का मान क्या होगा? आर क्यूब, आर का मान है 1.2, ठीक है 1.2, या फिर आर का मान है यहाँ पे देखो, आर का मान है r0 a पर क्यूब। यहां से देखिएगा आप लोग, तो r बराबर है r0 a पर 1/3। यहाँ देखो ध्यान से, r बराबर है बाबू r0 a पर 1/3, तो r बराबर r0 a पर 1/3। तो अब कंडीशंस ये होते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए इस पर हमने क्यूब लगा दिया, तो यहां पर भी क्यूब हो जाएगा। तो r क्यूब बराबर, ये क्यूब इस पे भी आ जाएगा r0 पर क्यूब, a पर इस पे भी क्यूब आ जाएगा 1/3 पर क्यूब, 3 से कैंसिल। तो r क्यूब आपको मिलेगा r0 क्यूब a। तो अब यहाँ पे r क्यूब के जगह पे आप इसको जो है पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? r0 क्यूब इंटू a से कैंसिल हो गया, तो नाभिक का घनत्व हो गया, 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/4 पाई r0 क्यूब। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, रो बराबर 3, 4 पाई का मान क्या है? 3.14। r0 क्या है? r0 अनुभाविक कांस्टेंट है, इंपीरिकल कांस्टेंट है। तो r0 की वैल्यू है 1.2 गुणे 10 पे घाते -15 मीटर। तो यहाँ पे 1.2 गुणे 10 पे घाते -15 मीटर का क्यूब। तो यहां से जब हम लोग घनत्व निकालेंगे तो रो बराबर हो जाएगा 2.3 गुणे 10 पे घाते 17 केजी प्रति घन मीटर, केजी प्रति घन मीटर। ये हो गया नाभिक का घनत्व, 2.3 गुणे 10 पे घाते 17 केजी प्रति घन मीटर। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नाभिक का घनत्व है वह जो है द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या पर नाभिक का घनत्व निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं निर्भर करता है? क्योंकि देखो यहाँ पे फार्मूले में ए कट गया है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो द्रव्यमान संख्या है वो नाभिक के घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा। लगभग अगर हम बात करें यहाँ पे ए नहीं है, तो लगभग इस फार्मूले के अनुसार हम ये देखेंगे कि जितने भी परमाणु मिलेंगे उन सभी के नाभिक का घनत्व लगभग समान होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अगला लेक्चर शुरू करने वाले हैं, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।